बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में तीन चार इंतहाई अहम चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी अहम जो इस वक्त सारी दुनिया में ख़बर चल रही है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जी के दरमियान में जो मुलाकात हो रही है उसके बारे में ख़बरें। ख़ुद अमेरिका के अंदर क्या पल्स चल रही है, इस हवाले से मैं कल इंटरव्यू भी करूँगा एक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर से, और वो वाशिंगटन में काफ़ी सरगर्म नज़र आती है, उनसे पूछेंगे। लेकिन अब जो तज्जिया मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और डेटा के ऊपर जो आ रहा है उसमें मैं अपनी देने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है इंडिया में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी बात करूँगा। और साथ में इंडिया की तरफ से दो बड़े अहम बयानात आए पाकिस्तान के हवाले से, वो क्या बयानात हैं वो भी आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी उभरती भी नज़र आ रही है सारे सिनारियों के अंदर। ख़ुद अमेरिका से बहुत सारी आवाज़ें और चाइना से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो क्या हैं, और फिर यूएई का मुस्तकबिल क्या है। बिकॉज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बाद कि यूएई का उन्होंने दौरा किया था, बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है यूएई को, और यूएई इसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था और अब तक डिनायल मोड के अंदर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात। सबसे पहले तो कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तशरीफ़ लाए तो एक किस्म का रेड कारपेट उन्हें वेलकम दिया गया, लेकिन न प्राइम मिनिस्टर थे न प्रेसिडेंट ऑफ चाइना थे उनको वेलकम करने के हवाले से। और जब मुलाकात हुई तो उस वक्त अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार प्रेसिडेंट जी की तवज्जो लेने की कोशिश कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए और बातें कर रहे थे, जब प्रेसिडेंट जी जो थे वो बड़े खामोश थे। और ख़ामोशी के साथ उन्होंने एक अहम पैगाम प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया, और वो पैगाम जनाब ये था कि जो करंट रिलेशनशिप है उसका उन्होंने दुनिया को बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान में क्या है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो डायलॉग करना चाह रहे हैं यानी प्रेसिडेंट ट्रंप, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो अपनी प्रेजेंस को एसर्ट कर रहे हैं जानबूझकर खामोश रहकर। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट मीटिंग के अंदर। इसके साथ जो मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट जी ने एक अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा हमें थ्यूसीडीडीज ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। आप एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि हम ट्रेड करें, खुशहाली के लिए काम करें और दोनों को फ़ायदा पहुँचाएँ। और ये जो टर्बुलेंट वर्ल्ड है इस टर्बुलेंट वर्ल्ड को मज़ीद ख़राब न करें बल्कि रादर इसको रीस्ट्रक्चर करें ताकि ये स्टेबल नज़र आए। इस वक्त जो अमेरिकन हैं जिसमें रॉबर्ट कागान और वली नसर, उनका ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त वीक पोजीशन पे हैं, और वजह वो ये बताते हैं कि ईरान के साथ अगर वो डील कर लेते तो वीक पोजीशन पे न होते, और फिर ईरान के साथ जो जंग हुई है उसने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डिटरेंस की पोजीशन है अमेरिका की उसे वीक किया है। ब्रेन एलन वो तो बहुत ही सख्त किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं अरबों के लिए, स्पेशली उन्होंने प्रिंस ऑफ सऊदी अरब के लिए कहा था कि वो क्या उनको करना चाहिए, वही लफ्ज़ उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लैंग्वेज आज बड़ी अजीब है जब वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक फ्यूचर टुगेदर, आई हैव सच रिस्पेक्ट फॉर चाइना, द जॉब यू हैव डन, यू आर अ ग्रेट लीडर, आई से इट टू एवरीबडी। जबकि ब्रेन एलन कहते हैं कि कल तक वो ये कह रहे थे कि चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है, 145% टैरिफ उन पे आयद किया, ट्रेड वॉर का आपने आगाज़ किया, और साथ में आपने कहा कि चाइना जो है वो रिप ऑफ कर रहा है इस वक्त अमेरिका को। तो आज आपने तब्दील कर दी अपनी पोजीशन को, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो पावर की पोजीशन है वो इस वक्त चाइना के फेवर में हमें नज़र आ रही है। इसी तरह से रॉबर्ट पैप हैं, उन्होंने ट्वीट करके बात कहा कि जनाब चाइना जो है वो अमेरिका को 2 पॉइंट्स 2 लॉज डिक्टेट कर रहा है। पहला लॉ ये कि जनाब ताइवान इज़ द रेड लाइन एज फार एज मिलिट्री एडवेंचर इज़ कंसर्न, और दूसरा डोंट स्टम्बल इनटू अ थ्यूसीडीडीज ट्रैप। इससे पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे तो चाइनीज़ एम्बेसी वाशिंगटन डीसी के अंदर उन्होंने 4 अपनी रेड लाइन्स यहाँ की। ताइवान पे बात नहीं होगी, ताइवान को 2027 में चाइना अपने साथ एनेक्स करना चाहता है, और चाइना के पास एनफ कैपेबिलिटी है जिसके ज़रिए से वो अमेरिका को डिटर कर सकता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और फिर जो सॉफ्ट पावर है। तो लिहाजा ताइवान इज़ द रेड लाइन। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं होगी, जब भी चाइना का मामला आता है तो इस पर आप हम पे तनकीद करते हैं। तीसरा, चाइना के जो पॉलिटिकल मॉडल है उस पर गुफ्तगू नहीं होगी, और चाइना का जो इकनॉमिक प्रोग्रेस का मॉडल है और उनकी जो प्रोग्रेस है
इस पे बातचीत नहीं होगी, ट्रेड पे बातचीत होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चलने से पहले कहा कि जनाब हम चाइना के से हम कंसेशंस या हेल्प नहीं लेंगे ईरान के मसले पे, लेकिन फिर हमने देखा मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी ने बयान दिया कि चाइना को इंटरवीन करना चाहिए ताकि मामला ईरान का हल हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की कि चाइनीज़ वॉरशिप जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर दाखिल हों और इसको हम ओपन करें, इसे खुलवाएं, जिस पे प्रेसिडेंट जी ने बड़ी खूबसूरती से टाला कि हम कभी भी इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, अलबत्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पे हमारा यही मौक़िफ़ है। और साथ में उन्होंने ट्रेड पे बात की कि हमारे आपस में ट्रेड करना चाहिए, और वहाँ पे बरतानिया और कुछ यूरोपियन ममालिक अपनी वॉरशिप के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब आ रहे हैं। कहते हैं कि जो ओमान है उसके पानियों में वो मौजूद हैं। मैं तो कहूँगा कि ये सुइस कैनाल 1956 वाला मामला न दोहराया जाए, बिकॉज अगर अमेरिका की इतनी बड़ी मिलिट्री माइट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकी तो ये ममालिक ज़्यादा अपने आप को एम्बैरस करेंगे, बिकॉज ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट कर सकता है, जो अमेरिका की सबमरीन है, न्यूक्लियर स्टेल्थ सबमरीन वर्जीनिया क्लास की, अगर उसको हिट कर सकता है। और अब एक नई बड़ी शॉकिंग जो रिविलेशन आई है वो ये कि जनाब मैं अक्सर कहता था कि ये जो $25 बिलियन की बात की जाती है और अब्बास इराक़ची साहब फरमा रहे थे कि $100 बिलियन का नुकसान हुआ है, आपको याद होगा मैं कहता था कि ये $600 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान है। तो आज रिपोर्ट हो रही है खुद अमेरिका के प्रेस में कि $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है अमेरिका को। और जो एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं वहाँ पे टोटल वो 29 बताए जा रहे हैं कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स हिट किए हैं ईरान ने। और उसमें जनाब ये भी बात कही जा रही है कि मैं वो आपको एग्जैक्टली वो फिगर देना चाहता हूँ, 39 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। कोयत ने भी हमला किया है एक शिप के ऊपर ईरानी, और 4 जो अराकीन हैं उसको उन्होंने अपनी गिरफ्त के अंदर रखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये भी बेवकूफ़ी है, बिकॉज इस वक्त तक सीज़ फायर इंटैक्ट है, तो ये न करें। इट मीन्स कि आप इजरायली डिज़ाइन के ऊपर चल रहे हैं। यूएई को उन्होंने फंसाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा वार के दौरान नेतन्याहू साहब ने कहा मैंने विजिट पे किया, यूएई इसका इनकार किए हुए है। और इस वक्त फरीद ज़करिया कहता है कि इस वक्त वली नसर कहते हैं कि इस वक्त यूएई को एक्सपोज करने का मकसद ये है कि यूएई की कास्ट के ऊपर इजराइल अपना अपर हैंड दिखाना चाहता है, और जो मुसलमान ममालिक के दरमियान में डिप्लोमेटिक नॉर्म है और जो आपस में रिश्ते नाते हैं ये उसके बिल्कुल बरखलाफ है। लिहाजा यूएई बहुत ज़्यादा इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर नज़र आता है। ये बताता है कि कोई भी इजराइल के ऊपर ट्रस्ट उनको नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से ममालिक उसके ट्रैप में इस वक्त फंसे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अगली जो खबर है जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ये रही है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, उन्होंने कहा है कि चाइना का अपर हैंड अमेरिका पे इसलिए है कि साल के अंदर चाइना ने 2 बड़ी जंगें बगैर एक बुलेट फायर किए जीती हैं। एक तो मई 2025 जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ, पाकिस्तान की जो रिजॉल्व था, ट्रेनिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, लीडरशिप थी। इसके साथ साथ जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दी। तो लिहाजा एक तो ये इवेंट, और दूसरा ईरान का जो डेफियंस है 2 न्यूक्लियर पावर्स के हवाले से यहाँ पे एक बड़ा सेटबैक पहुंचा, जिसके नतीजे में इस वक्त जो चाइना का अपर हैंड है वो बड़ी वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ जनाब इंडिया से बहुत अच्छी खबर आ रही है, और इंडिया से खबर ये आ रही है कि आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है दुता होसेबल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, होसेबल। इन्होंने जनाब कहा है कि, और ये गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है बाय द वे आरएसएस, और ये इवन अपनी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करवाती है मोदी से। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। और उसी के ऊपर जो इंडियन एक्स आर्मी चीफ है मनोज नारावाना, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने सपोर्ट की कि जनाब मैं सपोर्ट करता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान में डायलॉग होना चाहिए। और यही बात हम कहते हैं, हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है जनाब इंडिया के अंदर, और मैं उससे ज़्यादा उम्मीदें इसलिए वाबस्ता नहीं रखता बिकॉज इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी सस्पिशियस किस्म की है इन फ्रंट ऑफ ऑल ब्रिक्स मेंबर्स।
اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب بھی برنکس پہ کوئی کنسنسل اسٹیٹمنٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں انڈیا آپ کو رکاوٹ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا نے اپنی سپورٹ ظاہر کر دی ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ڈپلومیٹک سیز فائر کو پرماننٹ پیس میں تبدیل کرنے کے لیے، اس میں چائنا ہمیشہ پاکستان کو بیک کرتا رہے گا۔ اور چائنا نے کہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ڈی ریل کون کرنا چاہتا ہے، یعنی اشارہ ہے اسرائیل کی طرف۔ اور اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت چائنا کے اندر موجود ہیں، جس کے بات چیت کے نتائج آپ کو جمعے کی شام تک ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ایک اور پاکستان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ ولی نصر کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ولی نصر کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے فرید زکریا کی طرف سے۔ CNN کے بڑے نون ہوسٹ ہیں اور ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے، میں نے اس کتاب کا کہیں حوالہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ بک اینڈ آئی وڈ لائک کہ آپ اس کو اپنی لائبریری کے اندر رکھیں۔ وہ ہے ایج آف ریولوشن، پروگریس اینڈ بیکلیش فرام 1600 ٹو دا پریزنٹ۔ ہسٹوریکل اپروچ ہے، اور ان کا یہ بیسک تھیسس یہ ہے کہ جناب جو پروگریس ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیکل جو آگے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور نئی نئی اسٹریٹجیز اور ویز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ، اور اسپیس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہے، کمیونیکیشنز اس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس کے باعث ایک بیک لیش بھی آ رہا ہے۔ اس ساری ڈیولپمنٹ نے چائنا کو رائز دیا ہے، رشیا کو دوبارہ موقع دیا ہے کہ وہ ابھرے، اور ساؤتھ افریقہ اور برازیل وغیرہ۔ یہ بیک لیش آ رہا ہے ود دا ویسٹرن ورلڈ، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو یہ انہوں نے اس کو ریزن بتایا، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریولوشنز ہیں، اور دیر فور ہی سیز کہ جو ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، یہ دس از اے ایج آف ریولوشنز۔ تو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پاکستان جو ہے یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ صرف ایک نقشے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ برج ہے، اور اس کی جو نقشہ ہے، اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کی جو جغرافی ہے اور اس کی جو ڈپلومیسی، اس نے اس کو اتنا اہم بنا دیا ہے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان میں برج بن گیا ہے۔ یہ مسلم ورلڈ کے اندر ایک پلر کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، جہاں پہ سارے مسلم کنٹریز نے کو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان اس وقت دیکھا جا رہا ہے مغرب میں ایز اے سورس آف اسٹیبلٹی ان دا ویسٹ ایشیا۔ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے، جو کیوس اور ٹینشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، تو اس ساری صورتحال میں، اور جو کرپٹو کرنسی اور پلس ریئر ارتھ منرل میں جو امریکہ کی دلچسپی ہے، اس میں پاکستان ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ فار امریکہ۔ اور امریکہ کے ساتھ جو نیچر آف ریلیشن شپ میں اس میں واضح تبدیلی ہے، اور یہ ماضی کی طرح یہ نہیں ہے ریلیشن شپ جہاں پہ صرف سیکیورٹی انٹرسٹ تھا اور جب وہ نکلتا تھا تو ریلیشن شپ ختم ہو جاتا تھا۔ فرید زکریا کے مطابق اب یہ ساؤنڈ فوٹنگز کے اوپر ریلیشن شپ ہے، یہ فردر آگے ڈیولپ ہوتے نظر آئے گا۔ لاسٹ پوائنٹ جناب، اور وہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، مائک ہکبی جو کہ سفیر ہیں امریکہ کے اسرائیل کے اندر، انہوں نے ایک بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ GCC ممالک کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا ایران یا اسرائیل۔ اور ہکبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کرسچن زائنسٹ ہیں، پرو اسرائیلی ہیں، جس طرح لنسی گرام سینیٹر ہیں یا ٹیڈ کروز ہیں، یہ بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کلیش ہو، لڑائی ہو، مڈل ایسٹ کمزور ہو، تاکہ اس کو ری میپ کیا جائے۔ لیکن اب تک جو سعودی عرب اور قطر اور عمان، ان کی جو اسٹریٹجک ریسٹورنٹ ہیں، اس نے مڈل ایسٹ کو کمزور ہونے سے بچایا ہے، اور ایران کا جو سیز فائر انٹیکٹ رکھنا ہے اس نے بھی بچایا ہے۔ البتہ سوچنا ہوگا کویت کو، UAE کو، بحرین کو، کہ کہیں وہ ٹریپ تو نہیں ہو رہے، اور اگر اسی ٹریپ میں ان کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیشہ سروائیول آف دا فٹیسٹ کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنے جھنڈ کے ساتھ رہیں، جھنڈ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ اس انارکک ورلڈ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔